सबसे पहले हम लोगों ने साइट मैप बनाना सीख लिया। अब हम जरा आ जाते हैं रोबोट्स के ऊपर कि रोबोट्स की फाइल क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। रोबोट्स इज अ टेक्स्ट फाइल, यानी हम वेबसाइट में HTML फाइलों को पढ़ लेते हैं, लेकिन रोबोट्स की जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। इसी तरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा तो उसमें हमने देखा वो भी HTML फाइल नहीं थी, वो XML फाइल थी, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज थी वो, और ये टेक्स्ट फाइल है। रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। रूट डायरेक्टरी हम किसको बोलते हैं? जब हमने किसी वेबसाइट को अपलोड किया होता है, जैसे मैंने आप लोगों को जो वेबसाइट दी हुई है, आप सब लोगों को मैंने एक वेबसाइट दी हुई है ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहां पर स्टूडेंट की वेबसाइट पर आए जरा, ये वाले जो लोकेशन है पब्लिक HTML के अंदर जो स्पेस होती है, यानी हम लिखते हैं ना www.abc.com, इवन वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी ये पब्लिक HTML का फोल्डर पड़ा होता है भाई, उसमें भी इसमें वर्डप्रेस की फाइलों को इसके अंदर ही एक्सपोर्ट किया होता है सारा। सो जितना कुछ भी आपका डाटा है वो सारा पब्लिक HTML में पड़ा हुआ है। पब्लिक HTML आपका मेन रूट है। हमें वो रूट की जब भी बात करेगा इसका मतलब है यहाँ कहीं फाइल होनी चाहिए, इस जगह पर आपको फाइल कॉपी करनी है। आपने साइट मैप को भी इसी जगह पे करना है, आपने अभी गूगल सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा उसकी फाइल को भी इसी जगह पे करना है, आपने रोबोट्स की फाइल को भी इसी जगह पे करना है, यहीं पर आपकी बाकी की वेबसाइट भी पड़ी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं इधर वापस। इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट्स एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर इंस्ट्रक्शंस। और फिर ये क्या करता है कि सर्च इंजन के क्राउलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, एज विच पेजेस कैन क्राउल एंड इंडेक्स। भाई अब ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो रश लगा हुआ है, अभी मैंने फोल्डर खोल के आपको दिखाया तो कितना डेटा बढ़ा हुआ है यहाँ पर। अब क्राउलर जब अगर हम कुछ मेंशन ही नहीं करेंगे तो क्राउलर क्या करेगा? सब कुछ ही क्राउल करेगा, लेकिन अगर हम मेंशन कर लेंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी ना। जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है, उसे कहीं भी ऊपर वाले फ्लोर पे क्लास हो रही है, उसे क्लासरूम लगता है ना, तो ऊपर वाले फ्लोर में 10 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, वो एक एक कमरे से जाके पूछेगा भाई क्लास कहाँ हो रही है, फिर किसी एक कमरे तक पहुंच पाएगा। अच्छा, अब क्राउलर को भी अगर हम इसी काम पे लगा देंगे तो गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि जो वेबसाइट के क्राउलर्स होते हैं, मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब वो किसी वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है, स्कैन करते हैं, तो उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है किसी एक वेबसाइट के लिए, और ये जो क्राउलिंग करने का टाइम होता है इसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। सो गूगल के पास क्राउल बजट कितना है हमारी वेबसाइट के लिए ये कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो हमने उसको बताया ही नहीं कि क्या क्राउल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर हम अनएक्सपेक्टेड टाइम उसको स्पेंड करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और ऐसा भी हो सकता है कि क्राउलर जब आए तो टाइम ज्यादा हो जाए और एक्चुअली डाटा तक ना पहुंचे, वो असल में उस डाटा तक ना पहुंचे जो असल में क्राउल होना चाहिए था, तो टाइम तो उसका खत्म हो गया, तो चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विजिट में आपकी वेबसाइट क्राउल नहीं हुई और ना ही इंडेक्स होगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई रोबोट्स की फाइल बनाते हैं और उसको बता देते हैं कि भाई ये पूरी वेबसाइट है, इसमें इतना कुछ पड़ा हुआ है, आपके काम की चीजें ही हैं, आपने इनको क्राउल करना है, क्योंकि हम अपनी जो वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं वो इन चीजों से करवाना चाहते हैं। तो आपने सिर्फ इस हिस्से को क्राउल करना है, बाकी के हिस्से को क्राउल नहीं करना। इस तरह हम रोबोट्स की फाइल में रूल्स डिफाइन कर देते हैं। रोबोट्स की फाइल में हम लोग रूल्स डिफाइन करते हैं कि भाई रोबोट्स के रूल्स क्या होंगे। 2-3 रूल्स हैं जो कॉमन है। कौन से रूल्स हैं जी, इसको देखते हैं। यहां पर आए जरा, इनकी वेबसाइट है, पहले उसको भी खोल लेते हैं। ये कहते हैं मेरी वेबसाइट को देख लिया करें जब आप किसी एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो मैंने कहा ये हमने वेबसाइट खोल ली, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अपने काम की तरफ। सबसे पहले जो काम करने लगे रोबोट्स टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसकी रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो अगर ये कोई प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं एसईओ का तो रोबोट्स की फाइल क्रिएट हुई होगी, लेकिन कस्टम रूल्स नहीं होंगे, वो बाय डिफॉल्ट रूल्स के साथ क्रिएट हुई होगी। अभी हम जो कस्टमाइज रूल पढ़ेंगे तो ये उसको जाकर एडिट कर सकते हैं। एसईओ के प्लगइन में जाएंगे और वहां पर ऑप्शन आ जाएंगे इनके पास, वहां पर ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे।
कौन सा प्लगइन किया हुआ आपने एसईओ के लिए कि नहीं किया हुआ? ओके, किसी और के पास, कोई बात नहीं, चलेंगे, इतना ही काफी हमारे लिए। कभी इधर आ गया, ये लीजिए आ गई रोबोट्स की फाइल। ये बता रहा है कि भाई ये रोबोट्स की फाइल है। अब आप देखें इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स को समझाता हूं आपको। रूल क्या है इसके अंदर, रोबोट्स की फाइल लिखने के रूल्स क्या हैं जी। रोबोट्स की फाइल लिखने के ये रूल्स हैं भाई जो आपको नजर आ रहे हैं, जो बड़ा कर दिया काफी। पहला रूल यूजर डैश एजेंट, दूसरा रूल डिसअलाउ, तीसरा रूल अलाउ, चौथा रूल साइट मैप। प्रीवियस क्लास में हमने साइट मैप बनाना सीखा था, साइट मैप बना लिया, साइट मैप अपलोड कर दिया। अब यहां पर आकर बताओगे कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप कौन सा है। क्या होगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, क्योंकि ये उसकी फाइल है तो उसके साथ ये लगा होता है। तो ये वर्डप्रेस का प्लगइन इसको खुद ब खुद साइट मैप समझा देता है। लेकिन अगर आप कोडिंग में काम कर रहे हो तो आपका नाम होगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। इसको भी अगर मैं रीनेम भी कर दूंगा तो भी ये ठीक चलेगा, ठीक है। और इवन मैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखूंगा तो इसका साइट मैप डॉट इंडेक्स ही खुलेगा, यानी कि वो रीरूट हुआ होता है इसके ऊपर। अब हमें रूल्स का पता लग गया, 3 रूल्स 4 रूल्स हैं, यूजर एजेंट, अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप। अच्छा, पहला रूल क्या है जी, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का मतलब क्या है, हम अपनी वेबसाइट को क्रॉल करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी सर्च इंजन हैं सब हमारी वेबसाइट को क्रॉल करें। सर्च इंजन को एड्रेस करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज यूजर डैश एजेंट। अच्छा, यूजर डैश एजेंट, यूजर कैपिटल लिखा, एजेंट स्मॉल लेटर्स में लिखा, यूजर डैश एजेंट यू कैपिटल है, ये याद रखना है। कॉलन स्टारिक मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी क्राउलर्स हैं सब क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। सर्च इंजन क्राउलर, भाई याहू का क्राउलर, एमएसएन का क्राउलर, गूगल का क्राउलर। एक्चुअली हम गूगल के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमने कहा भाई जितने भी क्राउलर्स हैं ना बाकी भी क्राउल करें हमारी वेबसाइट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ख्याल है, लिखनी चाहिए रोबोट्स में ये लाइन, लिखनी चाहिए ना। हाँ, अगर मुझे किसी को डिनाई करना हो तो मैं उसका नाम लिख दूंगा आगे जाके, या जिसको मैंने करवाना होगा फिर उनके नाम लिख दूंगा, ठीक है। गूगल कीजिएगा, आपके पास क्राउलर्स के नाम भी आ जाएंगे। नंबर 2, दूसरा रूल क्या आ रहा है, डिसअलाउ। इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर आप समझे, मैंने वेबसाइट अपलोड की, ये मेरी वेबसाइट पड़ी है। सपोज कर लेते हैं ये एक फोल्डर नजर आया आपको CGI bin, ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। अब ये वाला जो फोल्डर है ये मैंने नहीं बनाया, CGI bin का फोल्डर मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये वाला फोल्डर सिस्टम फोल्डर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने होस्टिंग में अपनी वेबसाइट को अपलोड किया तो ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ये हमारा क्रिएटेड फोल्डर नहीं है। इससे साबित क्या हुआ कि इस फोल्डर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी वेबसाइट की एसईओ में, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे क्राउल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना भाई, इसका काम ही कुछ नहीं है। ये तो होस्टिंग का फोल्डर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर है। होस्टिंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई, विंडोज होस्टिंग, लिनक्स होस्टिंग, जिसका मतलब है कोई होस्टिंग है क्या बेसिकली, एक कंप्यूटर के ऊपर आपको स्पेस मिल रही है, मगर वो आपके घर वाला कंप्यूटर नहीं है, हैवी कंप्यूटर है। तो उस कंप्यूटर पे कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये उस होस्टिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला फोल्डर खुद ही क्रिएट करने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका लेना देना तो कुछ ना हुआ। इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स हों जिसका ताल्लुक हमारी वेबसाइट की रैंकिंग से ना हो। सपोज कर लें, मैं कहता हूं मेरी होस्टिंग है, मेरे पास स्पेस बड़ी थी, मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, जरा बैकअप बनाने के लिए क्या करता हूं, अपनी होस्टिंग में साथ साथ कॉपी भी रखना चाहता हूं, सिर्फ स्टोरेज के लिए, कि मेरे पास एक सेफ स्टोरेज प्लेस है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कल को मेरा चैनल हैक हो गया, कल को मेरी विंडो उड़ गई और पता लगा जनाब मैंने सी में ही लेक्चर्स रखे हुए थे और हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो सारा डाटा गया ना। तो मैंने अपने लिए एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अपने लिए, तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक होस्टिंग प्लान तो है ही है, तो मैं लेक्चर्स भी वहीं पे रखता जाता हूँ रोज का। अब ये रोज लेक्चर रखता जाता हूँ तो बढ़ता जा रहा है डाटा। अब ये वाली चीजें, अब क्राउलर का तो काम बढ़ गया ना, इसका ताल्लुक मेरी वेबसाइट को रैंक करने से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको भी रोक दूंगा। क्लियर हो गया।
यानी ऐसा कंटेंट जिसको आप क्राउल नहीं करवाना चाहते उसे हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ, जैसे इस केस में होगा। देख कितनी सारी चीजें डिसअलाउ की हैं, ये देखें, ये वर्डप्रेस का है, वेबसाइट है, WP कंटेंट अपलोड, भाई इसको भी नहीं क्राउल करो, इसको भी नहीं क्राउल करो, इसको भी नहीं क्राउल करो, इसको भी क्राउल नहीं करो। भाई ये तो लॉगिन का पेज है, हाँ ये लॉगिन पेज है। कैसे किसी ने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन होना है, विजिटर्स को तो लॉगिन नहीं होना ना, ये तो वो है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने लॉगिन होना है। तो उसने कहा भाई ये तो क्राउल ही नहीं होने चाहिए और ये भी क्राउल नहीं होना चाहिए, ये उसका मेन पेज भी जिन्होंने बनाया हुआ है, इसको भी इसको अलाउ करवा दिया ना। ये जैसे हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, इसी तरह वर्डप्रेस में ये वो वाली फाइल है, इसका होम पेज है, तो इसको उसने सीधा सीधा क्राउल करवा दिया। इवन अगर वो यहाँ पर अलाउ कॉलन लिख के छोड़ देता तो भी यही काम होता। इसका मतलब क्या है, डिसअलाउ 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 डिसअलाउ, अलाउ ऑल, इनको छोड़ देगा, बाकी जो कुछ भी पड़ा हुआ है सब कुछ क्राउल होगा। ठीक हो गया। सो अब अलाउ का, यूजर एजेंट का भी पता लग गया, अलाउ डिसअलाउ का भी पता लग गया। आगे क्या है जी, आगे यह है कि मैंने कहा साइट मैप बनाओ। पहले प्रीवियस क्लास में हमने साइट मैप बनाया, फिर हमने कहा साइट मैप अपलोड भी कर दो, अपलोड भी हो गया। अब रिपोर्ट्स की फाइल में हमने क्राउलर को ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है कि साइट मैप बना हुआ है। सो ये इंफॉर्मेशन कैसे दे, अभी रिपोर्ट्स के थ्रू सारी क्राउलर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो ये इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि भाई साइट मैप है, ये मैंने कहा भाई साइट मैप है और ये उसका यूआरएल है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ साइट मैप जनरेट किया हुआ है, लाइव अभी अपलोड नहीं किया, तो फिर तो एरर पेज ही खुलेगा ना, 404 एरर जनरेट होगा। ठीक हो गया, समझ में आ गई सबको रिपोर्ट्स फाइल, रूल्स भी समझ में आ गए। ये रूल्स है हमारे पास रिपोर्ट्स फाइल को बनाने के। क्लियर हो गया रिपोर्ट्स फाइल कैसे बनानी है। पहली लाइन में यूजर एजेंट, फिर ये डिसअलाउ की 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं, 1 लाइन है या कोई भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू, ऑन डिफरेंट केसेस, किसने क्या डिसअलाउ करवाना है। हो सकता है ये और ज्यादा डिसअलाउ हो सकता है ये एक डिसअलाउ हो सकता है कि आपने अननेसेसरी कुछ रखा ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी मैंने एक फोल्डर को करवाया ना डब्ल्यू, उसको हो सकता है कि इसमें भी वो फोल्डर पड़ा हो, आप देखिएगा जाकर, इसमें होगा तो आप इसको भी करें। इसलिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका टाइम बढ़ा रहे हैं, उन चीजों को भी वो क्राउल करना शुरू हो जाएगा। नुकसान हमारा क्या होगा कि क्राउल बजट के मुताबिक अगर वो उसका टाइम खत्म हो गया तो वो इन अननेसेसरी चीजों को क्राउल करता रहा और उसने हमारे असल पेज को क्राउल किया ही नहीं। ठीक है, तो ये है जी रोबोट्स की फाइल, ये इसके नोट्स पे आएगा, ये सारा मैंने बनाकर दे दिया। ये बननी कैसे है, टेक्स्ट एडिटर में फाइल बनाएं यूजिंग कोडिंग पेज। अगर आपके पास कोडिंग वाली वेबसाइट है, नोटपैड खोलें, उसमें जाकर ये टाइप कर दें। लेकिन ये वाली फाइल इस दफा कौन सी होगी, कौन सी फाइल होगी ये वाली इस दफा, टेक्स्ट फाइल, नॉट HTML। इस फाइल को जब सेव करोगे तो इसका नाम हम रखेंगे रोबोट्स और इसकी एक्सटेंशन रखेंगे TXT। ठीक हो गया, सबको पता लग गया कैसे बननी है। तो ये तो होगी जी हमारी रोबोट्स की फाइल। अब ये रोबोट्स की फाइल बन गई, साइट मैप की फाइल बन गई, इसने कहां पर जाना है, अपलोड कहां पर होना है, जाकर इसने जाकर जी अपलोड होना है होस्टिंग में। अब जरा होस्टिंग में आ जाते हैं, ये मैंने खोली भी हुई है होस्टिंग का पैनल, प्रीवियस क्लास में भी यही बता रहा था। ये रखेंगे, मैंने एक होस्टिंग का पैनल खोला हुआ है। आप भी जब कोई होस्टिंग परचेज करेंगे तो उस तरह आपको यूजर नेम मिल जाएगा उसका, हाँ? और कई दफा ऐसे भी होता है कि आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको होस्टिंग का यूजर पैनल नहीं देते बल्कि सी पैनल का यूजर पैनल देते हैं। तो आपको हमेशा होस्टिंग का यूजर पैनल बनवाना चाहिए। ठीक है, वो आपका मेन रूट होता है, वो उन्होंने तो देते नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो टेक्निकल लोग होते हैं, जिन्हें पता होता है कि होस्टिंग अकाउंट भी कुछ होता है। तो जब आपके पास होस्टिंग अकाउंट होगा तो आप देखें यहाँ पर एक से ज्यादा चीजें भी नजर आ रही है ना, मुझे सारा मेरा मैनेजमेंट यहाँ पे हो रही है। इवन मुझे कोई इशू भी आ रहा होगा तो मैं यहीं से ही स्पोर्ट में जाऊंगा और ईमेल कर दूंगा उनको। टिकट्स भी जनरेट किए जा सकते हैं, स्पोर्ट है ना, ये देखें टिकट्स पे हैं, दिखा रहे हैं ना मुझे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ओपन टिकट्स। क्लिक कीजिए इस पर भी जी, क्या कहता है, किसके साथ इशू है आपका, कोई मेंटेनेंस इशू आ रहा है, मेंटेनेंस इशू आ रहा है, यहाँ पे आ जाए। आपने कोई पेमेंट की है उसका इशू आ रहा है, बिलिंग पे आ जाए। कुछ परचेज करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, इनको मेल करें। तो ये सारे के सारे उन्होंने अपने
ईमेल्स, फीडबैक का इशू आ रहा है, कोई अच्छी चीज़ काम का मसला चल रहा है, कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा, फीडबैक में मेल करें। तो ये सारी चीज़ें हमें तब मिलेंगी जब हमारे पास होस्टिंग अकाउंट होगा। डोमेन्स देखनी है इसकी कौन सी है, डोमेन पे क्लिक करें, तो इस अकाउंट में आपके पास जितनी भी डोमेन्स होंगी सबकी लिस्ट आ जाएगी जो परचेज की होंगी आपने। इसके अंदर आपके पास होस्टिंग्स कितनी है, आप सर्विसेज पे क्लिक करें, माई सर्विसेज, यही से आप परचेज भी कर सकते हैं कोई नई सर्विस से, ठीक है। आगे, और उसके बाद जब मैंने एक्टिव पे क्लिक किया तो मैं सी पैनल पे आ गया। दोबारा से देख लेते हैं। ये होस्टिंग पैनल है, आप जब भी लें तो आपके पास होस्टिंग पैनल, सी पैनल होना चाहिए, और अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो आपके पास WP एडमिन होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं जिनसे हम मैनेजमेंट करते हैं। जब मैं SEO कर रहा होता हूँ तो अगर किसी की वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो मुझे उसका सी पैनल भी चाहिए होता है, मुझे उसका WP एडमिन भी चाहिए होता है, ठीक है, दो चीजें चाहिए होती हैं। ये लिखा हुआ गया लॉगिन टू सी पैनल, इस पर क्लिक कीजिए। आगे, अब यहाँ पे आए जी फाइल मैनेजर में, यहाँ पर अब हम दो चार छोटे छोटे काम करेंगे। सबसे पहले, ताकि आपको यहाँ पर वेबसाइट अपलोड करनी भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहीं पर चीजें अपलोड करनी है। यहाँ पर एक वेबसाइट मुझे नजर आ रही है, उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है ABC डॉट, क्या लिखा हुआ है जी, आ ही रहा होगा नजर आपको, abc.ifzalacademia.com आ रहा है ना। सबसे पहले तो मुझे बताएं ये डोमेन है कि सब डोमेन है? सब डोमेन है, सबको बताना कि ये सब डोमेन है। तो ये मैंने प्रैक्टिस करवाने के लिए बनाई हुई है स्टूडेंट्स को, एक सब डोमेन बनाई है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। एक सब डोमेन क्रिएट की हुई है ताकि इसमें आप प्रैक्टिस कर सकें। ये वाले जो मैं अभी करवाने लगा ना, इसी में करवाने लगा। तो मैं इस पर खुला, अब जरा देखिए, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा अभी, इसमें कोई वेबसाइट नहीं है। काम करें जरा, एक स्टेप पीछे आए यार जरा। चलो इसको रीनेम करके ना इसका नाम कॉपी कर लिया। मैं का नाम कॉपी करना चाह रहा हूँ बेसिकली, रीनेम नहीं करना मैंने, हाँ। तो ताकि मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे खोल लूँ। आइए वापस के नहीं है अपलोड कैसे होती है। ये 404 एरर आ रहा है, यहाँ है, इसे खोलें, अपलोड करें। ये वेबसाइट अपलोड करने लगा, जैसे मैंने वेबसाइट आप लोगों से शेयर की थी वैसे ही वेबसाइट अपलोड होनी है। देखिए इधर आए, वही वाली वेबसाइट अपलोड करता हूँ जो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, ठीक है। बाद में रिमूव भी कर देंगे। स्टूडेंट वेबसाइट, सो वेबसाइट को अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं बोला, जिप करते हैं, WinZip या 7zip दोनों में से, लेकिन उसका फॉर्मेट जिप होना चाहिए, रार नहीं होना चाहिए। हाँ, WinRAR भी तो है ना एक। तो ये होस्टिंग्स है ना जो जिप टाइप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, 7zip की यूज की जा सकती है और WinZip की यूज की जा सकती है। तो मैंने ये जिप करके रखी हुई है, इसे खोलें। क्या हुआ, अपलोड होना शुरू हो गई। छोटी सी वेबसाइट है, इतनी छोटी वेबसाइट, मैं छोटी सी वेबसाइट है ना, इतनी छोटी वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं होती है। ये 12-14 MB की वेबसाइट है शायद, या 30 MB की होगी। कितनी MB आ रही है? 11 MB। आ गई। अच्छा, अब जिप को हम एक्सपोर्ट यूज तो नहीं कर सकते ना, तो इसको अनजिप भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप इसको अनजिप कर लें जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सट्रैक्ट। ये देख रहे हैं, ये मैं विंडो में काम नहीं कर रहा हूं, ये मैं होस्टिंग में काम कर रहा हूं। ये सारे फीचर्स होस्टिंग के अपने हैं, हम होस्टिंग के फीचर्स यूज कर रहे हैं। पूछ रहे हैं abc.ifzalacademia में, मैं इसको अनजिप करने वाला हूं। देखिएगा अब क्या होता है आगे। हो गई। अब अगला स्टेप देखें, कहाँ ये पब्लिक HTML में, मैंने कहा था ना पब्लिक HTML में। अब पब्लिक HTML की साइंस नहीं समझ लें। एक आपने डोमेन खरीदी, एक आपके पास मेल रूट है,
सो जो मेन रूट है ना, उसकी जो इंडेक्स फाइल है वो पब्लिक एचटीएमएल से ऑटो चलेगी, लेकिन जो सब डोमेन है, सब डोमेन में पब्लिक एचटीएमएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब डोमेन में आपको अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये सब डोमेन है तो मुझे यहाँ से इसे बाहर निकालना है, इस फोल्डर में से मेन पर रखना है, यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपको आखिर में लेकर जाऊंगा इफ्जाल एकेडमिया का, तो वो दिखाऊंगा वहां सब कुछ पब्लिक एचटीएमएल में पड़ा हुआ है, वो ऑटो चल रहा है पब्लिक एचटीएमएल से, ऑटो पिक हो रहा है। लेकिन सब डोमेन में पब्लिक एचटीएमएल नहीं बनेगा, वहां पर मेन पे रखेंगे आप सब कुछ। तो कोई बात नहीं है जी, इस पे आए, इसे मैंने खोला, बल्कि काम करें, अपन लेवल करें, इसका काम तो खत्म हो गया, इसको तो अनजिप कर लिया ना हमने, इसकी तो जरूरत ही नहीं रही है, तो भाई इसकी स्पेस बचा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। क्या अब इधर आते हैं, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सिलेक्ट ऑल करते हैं, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट ऑल हो गया। क्या करना है हमने, इसे मूव करना है ना एक स्टेप पीछे, ये आगे एक फोल्डर में आया हुआ है, मूव, ये देखें क्या कह रहा है, कहां मूव करना है, अभी कहां है, अभी कहां है, पब्लिक एचटीएमएल में। मैं कहता हूं नहीं भाई यहां नहीं, पीछे चला गया ना एक स्टेप। ये विंडो डॉस के कमांड्स पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, वो विंडो में जो फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर लेते हैं, ये उस चीज को हम देख रहे हैं। ठीक है, आप अटेंडेंस लगवाएं, फिर हम आगे देखते हैं। यहां से गया सब डाटा, मैं कह यहां से सब डाटा गया, ये क्या लिखा हुआ है, अप वन लेवल। ये जो मैं कमांड इस्तेमाल कर रहा हूं ना, ये प्योर विंडो की कमांड है, विंडो में भी होता है, एक्सप्लोरर में अप वन लेवल होता है ना, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे विंडो में चलता है। ये देखिए वापस आ गए, पब्लिक एचटीएमएल तो फारिग के नहीं फारिग, डिलीट कर दें इसको भी। अगर कंफ्यूजन ना हो, अब क्या ख्याल है, वेबसाइट होनी चाहिए यहाँ की नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, हमने वेबसाइट अपलोड कर दिया यहाँ पे, होगी। अब आ जाते हैं वापस, वो जिस हालत में वेबसाइट पड़ी है, जो मैंने आपको भेजी थी वैसी आ गई। अब हमने इसी वेबसाइट की दो चीजें जल्दी से बनाते हैं, रोबोट्स फाइल और साइट मैप। ठीक है, तो ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, ये मैं लिया जी, जल्दी से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल लगाते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ऑलरेडी आ गया भाई, सारे स्टूडेंट्स को मैं इसी पे प्रैक्टिस कराता हूँ, इसलिए वो उसमें बार बार उसने कहा कि मैं आपसे पूछता। अच्छा, अब उसके बाद ना मैं किसी की जो है ना वो उठा लेता हूँ रोबोट्स फाइल, ताकि टाइम सेव हो जाएगा हमारा, और ये भी बना लेंगे जी। आ गया डाउनलोड, पहले मैं देख लूँ यहाँ पे कुछ साइट में पहले से तो नहीं पड़ा हुआ डाउनलोड्स में, ताकि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। पड़ा हुआ ना, इसको डिलीट करें, फिर देखें अब कोई साइट में पड़ा हुआ है। ये प्रैक्टिस में आज के लिए एसईओ चल रही है हर जगह, इस वजह से साइट में काफ़ी पड़े हुए हैं। आ जाए वापस, अब इसे कर लें डाउनलोड, आ गया डाउनलोड हो गया साइट मैप। यानी कि पहला प्रोसेस क्या कहता है, साइट मैप को अपलोड कर लो। ओके, हमने साइट मैप बना लिया, इसको जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। कहाँ है जी फाइल्स, ये एबीसी में ही है ना, एबीसी इफ्जाल एकेडमिया में ही है, तो यहां पर आए, फिर एक बार क्लिक कर लें, कहीं मैं किसी और जगह पे ना ऐसे कर दूं। अच्छा, अपलोड करें जी, अब इसको कहाँ है जी अपलोड, ये कहाँ पे रखी हुई है, डाउनलोड्स में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है समटाइम ना हो, यहाँ पर रेड कलर आ जाए, या तो आपके पास होस्टिंग में स्पेस नहीं है, या आपकी फाइल इन्फेक्टेड है। ठीक है, अगर रेड कलर आएगा तो एक काम हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम क्या था जी, रिपोर्ट्स की फाइल बना लें, तो मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज हम देख के बनाएंगे ना कैसी रिपोर्ट्स की फाइल बनानी है, सो मैंने कहा भाई एक रिपोर्ट्स की फाइल बना दो मुझे। ये मैं नोटपैड में आया, यहाँ लाकर मैंने इसे पेस्ट किया, बस ये चेंज करना है मुझे, क्या ख्याल है, करना है ना चेंज। देखिए इसमें मैंने बहुत सिंपल से डिसअलाउ किया हुआ है, CGI बिन को डिसअलाउ किया हुआ है और इसको अलाउ किया हुआ है। हालांकि अभी जो फोल्डर मैंने बनाया उसमें CGI बिन भी नहीं है ना,
तो मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको रहने दे रहा हूँ। वो फोल्डर करनी है जो हो, जो फोल्डर ही नहीं है उसको मेंशन करने की क्या जरूरत पड़ी हमें। अब रह गया साइट मैप। साइट मैप अपलोड हो चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप पे एरर तो नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइट मैप, एरर तो नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। अगर ना होता तो फिर 404 एरर आता। अच्छा, अब मैंने इसे कंट्रोल सी किया और कहां पे पेस्ट करें जी, यहाँ पे आ गया रूट सारा। साइट मैप कॉलन आगे सारी वेबसाइट का ही हो रहा है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल भी आना चाहिए लाजमी, सिर्फ वेबसाइट का नाम नहीं लिखना। नहीं जी, इसको भी सेव कर लें जी। इसको फिलहाल मैं प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनलोड्स में रख लेता हूँ। क्या नाम रखें इसका, रोबोट्स। टीएक्सटी लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्या ख्याल है भाई, ऑलरेडी टीएक्सटी बन रही है तो सिर्फ रोबोट्स लिख के टीएक्सटी खुद ही हो जाएगी। यानी जब मैं इसको सेव करूंगा तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी हो जाएगी। फाइन, इधर आए, कहता भाई पहले भी पढ़ी है, मैं कहता हूँ ओवरराइट कर दो। चलो ओवरराइट हो गई। अब इधर वापस आए, कहाँ अपलोड कर रहे थे, यहाँ, फिर दोबारा से अपलोड करें, सिलेक्ट करें, जी कहाँ है जी, पहले देखें तो यहाँ लिखे ना पोस्ट डॉट टीएक्सटी। अभी तो नहीं की मैंने अपलोड, मैं क्या अभी अपलोड नहीं हुई है। 404 एरर आ रहा है ना, अब अपलोड कर। अब देखें, रिफ्रेश करें इसको, सही हो गया। साइट मैप भी बन गया, अपलोड हो गया, रिपोर्ट भी बन गई, अपलोड हो गई। अब तीसरा काम जो कि हमें साइट होस्टिंग में करना होता है एसईओ के लिए, सर्च कंसोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ाया ना अभी। सर्च कंसोल क्या चीज है? सर्च कंसोल का अगर पहले बहुत पीछे चले जाए ना तो इसका पहला नाम होता था वेब मास्टरिंग टूल, फिर उन्होंने इसके नाम को अपग्रेड किया, अब वेब मास्टरिंग टूल को ही गूगल सर्च कंसोल कहता है। और सर्च कंसोल में होता क्या है? सर्च कंसोल में ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट कर देते हो। इसका मतलब इसके बाद गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं तो हम उन कैमरों से हम मॉनिटर हो रहे हैं और सारी एक्टिविटीज रिकॉर्डेड हैं। 3 महीने की एक्टिविटीज 7 से 8 बजे देखनी हो उन्होंने कि भाई क्लास कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे खत्म हुई, कितने बजे पंखा चल रहा था, कितने बजे बंद हुआ था, सारा रिकॉर्ड उनके पास हो जाएगा क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग कैमरे में की हुई है। इसी तरह यहां पर भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग गूगल कर रहा है और इसका हमें बहुत फायदा है। क्या फायदा है वो भी दिखाता हूं। अभी किसी ऐसी वेबसाइट को खोल के दिखाऊंगा जिसका साइट सर्च कंसोल बना होगा ताकि आपको पता लगेगा कि उधर से आपको इनसाइट्स क्या मिलते हैं। यहां अभी हम बनाने लगे हैं कि सर्च कंसोल बनाना कैसे है। भाई आज हम कैमरे इंस्टॉल करने लगे हैं, आप यूं समझना, ठीक है। यहां लिखेंगे गूगल, लेकिन ये अब मैं लिखता किसी ऐसे अकाउंट में जाके हूं ना जहां पर ये बनाना हो। इसमें करके देख लेते हैं पहले, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल जीमेल के साथ बनता है। गूगल सर्च कंसोल जीमेल के साथ बनता है, याद रखना है। ये आ गया, इस पे गया, मुझे लॉगिन करवाएगा किस चीज के साथ? मेरे जीमेल के साथ। अच्छा ऑलरेडी देखें यहाँ पर ये सर्च कंसोल बना भी हुआ है, बना हुआ है ना, इसी का ही बना हुआ है। तो चले, अच्छा हो गया बना हुआ है, तो हमें काम करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। सेटिंग्स में आए, ये बना हुआ है, बिल्कुल एंड पे है। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है? रिमूव प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई सर्च कंसोल बना हो और आपको अपने उसको रिमूव करना चाहते हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूं रिमूव, तो यहां से रिमूव से करना है। कैसे किया मैंने? सर्च कंसोल में आया हूं, उसकी प्रॉपर्टीज के नीचे सेटिंग्स में आया हूं, सेटिंग्स के बिल्कुल एंड पे आया हूं, तो यहां पे मुझे रिमूव प्रॉपर्टी मिल गया। खत्म। ऐसे आएगा आपको जब आप सर्च कंसोल बनाएंगे तो ऐसे आपको इंटरफेस मिलेगा। यहां पर 2 कॉलम बने हुए आ रहे हैं, डोमेन और यूआरएल। जो रिकमेंडेड है दैट इज यूआरएल। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन लेवल सर्च कंसोल, यूआरएल लेवल सर्च कंसोल।
डोमेन लेवल सर्च कंसोल का मतलब कि डोमेन लेवल पे आपने बना दिया, अब एक डोमेन है उसके अंदर बहुत सारी सब डोमेन हो सकती है, तो एक दफा मैं सर्च कंसोल बनाऊंगा तो सारों का बन जाएगा। भाई मैं बनाना चाहता हूँ नहीं बनाना चाहता, सभी का बन गया, सभी मॉनिटर होनी शुरू हो गई। फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये हम इधर बैठ के बना नहीं सकते, इसके लिए हमें डोमेन को भी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। डोमेन लेवल है ना, तो डोमेन कंपनी जो है होस्टिंग जिससे हमने परचेज की हुई है उसे भी मुझे रिक्वेस्ट करनी है, तो उसने भी कुछ सेटिंग चेंज करनी है। इस सारे प्रोसेस में कुछ टाइम भी लगेगा, 24 to 48 आवर्स। ये 24 to 48 आवर्स में आपकी वेबसाइट डाउन भी होगी, ये डोमेन लेवल के भाग में। यूआरएल लेवल में क्या है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। एक एक यूआरएल की हम सर्च कंसोल अप्रूवल लेंगे, वेबसाइट बिल्कुल डाउन नहीं होगी, हमें होस्टिंग कंपनी को भी कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, सब कुछ हमारे एंड पे हो रहा होगा, यानी टोटल कंट्रोल हमारे पास है। डोमेन लेवल का मतलब ये होता है कि आईपी चेंज हो जाते हैं डोमेन लेवल पे, तो आईपी उन्होंने मैन्युअली चेंज करने होते हैं ना, फिर हम उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसी वजह से फिर हमारी वेबसाइट डाउन भी हो जाती है। सो हम कौन से वाला करते हैं, जो कि टोटल कंट्रोल हमारे पास होता है, क्या है देखिए लिखा हुआ है रिक्वायर डीएनएस वेरिफिकेशन, ये होस्टिंग कंपनी करेगी। तो इसका मतलब है हम बीच में पॉज में आ गए अपनी वेबसाइट को लेकर, सो हमने कहते हैं नहीं भी ये नहीं करना, आ जाए इधर, इसकी तो नहीं जरूरत है रोबोट्स की। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, फिर क्या करता हूँ जी, यहाँ लाकर इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट कर रहा हूँ। अब गूगल क्या करेगा, कंटिन्यू, आपको पता ही लिखा हुआ क्या है ना, सब कुछ ऑटो हो गया ना, क्योंकि इसको हम बार बार कह रहे थे, इस जीमेल से हम पहले एक दफा कर चुके हुए हैं, इसलिए हम एक काम करते हैं, और यहाँ से कोई और जीमेल खोल लेते हैं, ठीक है, कौन सा खोलें जिसपे ये सब कुछ ना हुआ हो पहले, गूगल सर्च कंसोल, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इस पे ना हुआ, सब कुछ वही करने लगा जो मैंने पहले प्रोसेस किया। ठीक हो गया, मतलब एक जीमेल से जब आपने एक दफा कर लिया होगा, जब दोबारा से रीवेरीफाई करेंगे ना, तो गूगल कहेगा भाई मैं पहले ही इस जीमेल को एक दफा कर चुका हूँ, मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन की तब जरूरत पड़ेगी जब आप यूनिक जीमेल से जाओगे, तो मैं अब डिफरेंट ईमेल से जा रहा हूँ। अब जब मैं दोबारा किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए वापस इसी जीमेल को यूज करूंगा, फिर ये वाला स्टेप्स नजर नहीं आएंगे मैं, क्योंकि एक बार उसको वेरीफाई कर चुका हुआ है, वो दोबारा से वो प्रोसेस नहीं करवाएगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता है डाउनलोड दिस फाइल, कहता है ये वाली फाइल डाउनलोड कर लें। अब गूगल सर्च कंसोल की फाइल होती कैसे है, जैसे साइट मैप की फाइल कैसे होती है देख लिया, रोबोट्स की फाइल कैसी होती है वो भी देख लिया। गूगल सर्च कंसोल की जो फाइल होगी उसका नाम शुरू होगा गूगल से, और उसके आगे नंबर्स और डिजिट्स आ रहे होंगे, कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, यानी अगर आपको 3-4 फाइलें दिखाई जाएं, ठीक है, और उसमें बताया जाए कि हाँ भाई इसमें से जरा गूगल की सर्च कंसोल फाइल ढूंढें, गूगल के आगे कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ गूगल लिखा होगा, बस गूगल कंसोल सर्च कंसोल कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा गूगल। तो हम इस फाइल को देख के पहचान लेना चाहिए कि भाई ये कौन सी फाइल है, गूगल सर्च कंसोल की फाइल। एक तरीका, दूसरा तरीका भी है क्या, HTML टैग। भाई बहुत सारे काम थे ना जो हम हेड में कर रहे थे, तो कहता है मैं आपको ये टैग देता हूं, इसको जाकर आप क्या करो, HTML के हेड में पेस्ट कर दो। जैसे आप टाइटल पेस्ट कर रहे थे ना, जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, उसी तरह वो कहता है, जैसे हमने कैनोनिकल लिखा था, कहता है ये कॉपी करो यहाँ से, कहाँ से करो कॉपी, ये कॉपी का बटन आ गया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इंडेक्स की फाइल को खोलना पड़ेगा, मैं इंडेक्स की फाइल को खोलूंगा तभी कर पाऊंगा ना ये सारा काम। तो मैं कहता हूँ भाई दोनों तरीके कर सकते हैं, अगर पहला तरीका करें तो पहला वेरीफाई, और अगर दूसरा तरीका करें दूसरा। ये नहीं है कि तरीका दूसरा यूज करें, वेरीफाई का बटन पहले वाला कर रहे हो तो नहीं होगा, तो चलें जी हम यूज करते हैं, इस वाले तरीके को यूज करते हैं। अब ये वाली फाइल भी शायद पहले से पड़ी हो, इस पर क्लिक करें, देखते हैं पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, ये आगे डाउनलोड हो गई। अब आ जाते हैं इधर वापस वेबसाइट पे,
यहाँ नहीं आना, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर गूगल नाम की कोई फाइल पड़ी है पहले देखें, नहीं है ना, कि है नहीं है, नहीं जी, अपलोड करें, डाउनलोड में जाएं, आगे क्या हुआ, हो गई अपलोड। अब तो जाकर चेक करें क्या कहता है वो, अपलोड कर ली, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेरीफाई। वो देख रहा है कि हाँ भाई जो कोड मैंने दिया था आपने पेस्ट कर दिया, एक्चुअली उसने क्या चेक किया, आपकी ऑनरशिप, कि आप असल आ रहे हैं कि ऐसी ट्राइयां मार रहे हैं किसी की वेबसाइट की ऑनरशिप लेने की। तो उसने आपको जो कोड दिया वो उसने आपकी वेबसाइट पे कहा था पेस्ट करो, उसके बाद उसने अपने कोड को फाइंड किया जाकर, ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था उसने अपने कोड को फाइंड किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसे मिल गया, उसने आपको ऑनरशिप दे दी, गो टू प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक जीमेल पर एक ईमेल कितने मर्जी बना दूं, यानी मेरे पास 5 क्लाइंट्स हैं, 5 क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं, मैं चाहूं तो पांचों की प्रॉपर्टी एक ही जीमेल पे ला सकता हूं। कैसे, पहले ये देखें, इस पे क्लिक करें, ये देखें एक आ गई, देखें एक पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट वेरीफाइड, एक पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड। ये ऊपर वाली हमने अभी की है वो वेरीफाइड है, ये जिसको भी हमने रिमूव कर दिया हुआ है ये वो नॉट वेरीफाइड है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिर वहीं पे आगे। तो एक जीमेल के ऊपर हम जितना मर्जी चाहें, मतलब हमारी चॉइस है, एक जीमेल के ऊपर हम 2 प्रॉपर्टीज यानी 2 वेबसाइट्स लाते हैं, 5 लाते हैं, 6 लाते हैं, हमारी चॉइस है, हर किसी के एनालिसिस होंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। अब मैं एक ऐसा अकाउंट खोलता हूं जिसका पहले से सर्च कंसोल मैंने बनाया हुआ है, ताकि हम देखेंगे उसमें हमें मिल क्या रहा है, इनसाइट्स क्या आ रही हैं उसके अंदर। मोस्टली फोकस जो होता है हमारा सर्च विजिबिलिटीज पे होता है। यहाँ एरिया में गूगल स्टार्ट, अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका सर्च कंसोल काफी पुराना है और ये वेबसाइट भी लाइव है, रेनीमोरस की, ठीक है। आइए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सर्च रिजल्ट्स, आगे बता रहे हैं। चलिए लास्ट अपडेटेड कब हुई है, लास्ट 3 मंथ्स का एनालिसिस आगे कहता है पिछले 3 महीनों में इस पे तकरीबन 45,000 इंप्रेशंस लगे हैं, क्लिक्स कितने हुए हैं जी 1800, और एवरेज पोजीशन क्या आ रही है इसकी 21 का मतलब क्या होता है, एक पेज पे तकरीबन 10 नंबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर, एक कीवर्ड की बात नहीं हो रही, टोटल कीवर्ड्स की बात हो रही है। उसके बाद लोगों को ये नजर कैसे आ रहा है ये बता रहा है, कहता है ये सर्च क्यूरीज हो रही है। अब अगर हम इसे कहें यहाँ पे पिछले तरह महीने के एनालिसिस दिखाओ, लास्ट 28 डेज ये दिखाएंगे उसने, लास्ट 28 डेज के क्या दिखाएंगे, कहता है 15,000 इंप्रेशंस लगे हैं, 587 क्लिक्स हुए हैं, 4% इसका एवरेज क्लिक थ्रू रेट आ रहा है तकरीबन, और कहता है ये सर्च क्यूरीज है, और ये कहता है इसके इतने इंप्रेशंस लगे तो इस पे इतनी क्यूरीज आई, इसके इतने इंप्रेशंस लगे तो इसकी इतनी क्यूरीज आई, इस पे इतने इंप्रेशंस लगे तो इसकी इतनी क्यूरीज आई हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये सब चीज़ें वो दिखाने लगा हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ें हमें वैसे तो नहीं पता लग सकती ना खुद से, उसके बाद इसकी बहुत डिटेल रिपोर्ट भी अंदर आएगी। ये देखें कंट्रीज, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन से कंट्री से ज़्यादा सर्चिंग आ रही है, वो बता रहा है कहाँ से आ रही है। भाई इंडिया से कहता है 2046 मैंने इंडिया में इंप्रेशन लगाए हैं, 102 क्लिक्स हुए। अब हमें ये भी देखना होगा ना कि भाई बेच कहाँ पे रहा है। अब अगर इंडिया से क्लिक्स कर रहे हैं लोग इनको, तो क्या इंडिया में सेल भी करता है। अब अगर क्लाइंट कहते हैं कि भाई मैं तो इंडिया में सेल ही नहीं करता, मतलब इंडिया मेरा क्लाइंट ही नहीं है, इंडिया हम डिलीवरी नहीं करते हैं, फिर तो इनका कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्यों हो गया, फिर हमें इसको ढूंढना पड़ेगा ना क्यों हो गए। ये इसलिए हुए होंगे कि इसकी लिंक बिल्डिंग रॉन्ग तरीके से की होगी किसी ने, यानी इसकी लिंक बिल्डिंग करते हुए सही लोकेशन टारगेट नहीं हुई। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ पाकिस्तान में, ये क्लाइंट हमारे पास जब आया था ना, ये लिंक बिल्डिंग करवा बैठा हुआ था किसी इंडियन से। अब वो इंडियन ने इसकी लिंक बिल्डिंग की है, वेबसाइट वो सेल करते हैं फ्रांस में,
और शायद सिंगापुर में और सऊदीया में, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्योंकि उस बंदे ने इंडियन था वो, तो उसने इसकी ज़्यादा लिंक बिल्डिंग क्या कहाँ कर दी, इंडिया की, उसके पास इंडिया की वेबसाइट्स होंगी, यहाँ कुछ पाकिस्तान की, यहाँ कुछ बांग्लादेश की। तो सबसे देखें सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस के यहाँ लगे हैं। इन चीज़ों को भी आप कंट्रोल करना होगा। अब आप हांगकॉन्ग है इसका अगला, ये देखें फ्रांस में कितनी आ रही है, 567 इंप्रेशंस फ्रांस में लगे हैं इसको। तो सही लिंक बिल्डिंग कराना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। बहुत कम लिंक्स हो आपके मगर सही टारगेटेड लिंक्स हो, और आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके लोकल पेजेस भी बने होने चाहिए। वो लोकल पेजेस जो हैं, उन लोकल पेजेस के ऊपर आप उन लोकल लोकेशंस को भी हाईलाइट करके अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। जैसे लाहौर है तो लाहौर के पेज के ऊपर मुझे कोई लाहौर की हिस्टोरिकल प्लेस दिखानी है, ठीक है, और दिखाना है कि भाई यहाँ पर यहाँ की जो ऑडियंस है, वो जो इस जगह की जो ऑडियंस है वो वॉचेस को बड़ा पसंद करती है। अब दिखा तो मैंने लाहौर दिया, साथ ही मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें मैंने लाहौर के उस हिस्टोरिकल प्लेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब गूगल के रिकॉर्ड में चला गई नहीं ये बात, अब उसके बाद ये लोकेशन आ गई कि यहाँ पे काम करने लगे। तो ये सारे ट्रिक्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमें ये बता रहा है डिवाइसेस, किन डिवाइसेस पे सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। भाई 10,000 इंप्रेशंस लगे हैं, 454 क्लिक्स हुए। यूआरएल इंस्पेक्शन, इसका क्या मतलब है, ये चेक करना चाहते हैं कि भाई क्या इंडेक्स हो रही है हमारी वेबसाइट, नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमें यही करना है, पहला काम आपने ये करना है अपलोड करके कि इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपने यहां पर आकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना। यूआरएल इज ऑन गूगल, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। मैं ये मैसेज भी आ सकता है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही। यूआरएल इज ऑन गूगल मतलब आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है। अब जब नहीं हो रही होगी, सबसे पहले देखना है कि हमने कोई गूगल के स्टैंडर्ड्स को अनफॉलो किया हुआ है, फॉलो अप नहीं दिया हुआ। जैसे मैंने कहा था डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को मैं देखूंगा, ठीक है। और कोई मैंने ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी तो यूज़ नहीं की। उसके बाद मैं कहूँगा यार जब मुझे लगेगा मैंने कुछ किया हुआ था मैं उसे करेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, मैंने उसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर दी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो क्राउलर ने अपने टाइम टेबल से आना है, एक ही है कि हमने गूगल को रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरे क्राउलर को थोड़ा सा प्रायोरिटी पर हमारी वेबसाइट पे भेजो। तो इससे ये होगा कि जरा थोड़ा सा जल्दी उसका विजिट हमारी वेबसाइट पे हो सकता है। इट इज नॉट गारंटी, मगर इस तरह करने से ऐसा होगा। और हमने ये एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। अगर आप उसको एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो यही समझेगा कि वो पहली रिक्वेस्ट को ही एंटरटेन करेगा, बाकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा। ये देखिए कहता है मैं टाइम लूंगा थोड़ा सा, मिनट्स आर 2। इसी तरह इसके बाद लेफ्ट साइड पर आप देखिएगा बहुत कुछ आने लगा हुआ है, साइट मैप भी आ रहा है। यहीं पर आपको साइट मैप भी, यहीं पर साइट मैप आ रहा है हमारे पास। लो जी, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। अच्छा, आपको इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने वेबसाइट को अपडेट करते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हैं तो क्राउलर के विजिट ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 6-6 महीने कुछ करते नहीं है तो क्राउलर को पता लग जाता है कि भाई इनकी तो रूटीन नहीं है, तो इसको मैं 6 महीने के बाद ही देखता हूँ जाकर। फिर इस तरह करने से वो जल्दी हम उसको बुला सकते हैं। ये HTTPS से बताएगा भाई आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, बता रहे। पेज एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है यहाँ पर वो बताएगा। कोर वेब वाइटल आगे जाके आएंगे हमारे पास, आपको ये चीजें तब समझ में आएंगी। यहाँ पर हमने जो पढ़ी है चीज वो क्या है, साइट मैप। तो इधर आकर हम क्या करते हैं, पहली दफा वो तो ऑलरेडी दिखा रहा ना, साइट मैप बना हुआ था, ओके। हमने कहा भाई साइट मैप को जरा दोबारा से सबमिट कर दें गूगल को। ये जो सीक्वेंस से मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं उसी सीक्वेंस से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, साइट मैप इसके पास सबमिट हो गया। सीक्वेंस यही था, साइट मैप जनरेट किया, अपलोड किया, रोबोट्स की फाइल बनाई, उसमें साइट मैप मेंशन किया, अपलोड किया, सर्च कंसोल बनाया और फिर ये सारा प्रोसेस किया। अब ऑटोमेटिकली ये सारे काम आपके पास शुरू हो चुके हुए हैं। अब आप इनको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी कहीं लिखी हुई, कहाँ है
ये आ रही है वायरस वगैरह। अगर आपकी वेबसाइट पे वायरस आएगा, कोई बड़ा थ्रेट आया होगा, तो यहाँ से आपको फौरन पता लगेगा। गूगल आपको कह रहा होगा कि भाई अपनी वेबसाइट का बैकअप लें और इसको रीसेट करें, आपकी वेबसाइट में वायरस है। ठीक है, चलिए।